जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का विशेष सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथी अरिजीत सिंह ने लखनऊ से भेजा हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी पैटर्न पर आप लोग जो है अपनी तैयारी करिएगा और अपना अर्धवार्षिक पेपर अच्छे से दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा खंड का आता है, जिसमें हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी एक एक नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, नाटक, कहानी, निबंध। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी जो है वो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक ललित निबंधकार हैं। ऑप्शंस दिए गए थे आपको, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर एक ललित निबंधकार कौन है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए थे, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, शिवपूजन साहे, राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवपूजन साहे जो है वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ये किसके लेखक हैं? ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट है, साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग माना जाता है। तो साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग माना जाता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो किसको माना जाता है? तो छायावादी युग को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, संस्मरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपन्यास। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है। तो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, कल्पनाशीलता, राज प्रशंसा, ईश भक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है। नेक्स्ट है, तार सप्तक के संपादक हैं। क्या है? तार सप्तक के संपादक हैं भारतेंदु, अगेहे, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक हैं अगेहे। कौन है? अगेहे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छायावाद की विशेषता नहीं है। तो छायावाद की विशेषता नहीं है इतिवृत्तात्मकता, कल्पनाशीलता, रहस्यवाद, मानवीकरण, अलंकार। तो जो छायावाद की विशेषता नहीं है वो है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मक किसकी विशेषता है? द्विवेदी युग की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। क्या है? हंस पत्रिका के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि स्वरूप संभव है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। तो यहाँ पर ये किससे लिया गया है? तो ये आपके लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। किससे लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है। और इसके लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है?
वासुदेव सरल अग्रवाल जो है इनके लेखक का नाम है। राष्ट्र की वृद्धि कब संभव होती है, क्या है, राष्ट्र की वृद्धि कब संभव होती है, रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है, राष्ट्र का लोप कब हो सकता है, प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला गद्यांश कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती है। इस तरह आपको जो है एक गद्यांश दिया जाएगा। ये आपके पाठ से ही होगा, जो भी आपके सिलेबस में पाठ होंगे उन्हीं से होगा। अधिकतर जो है पहले चैप्टर से गद्यांश आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। क्या है, भाषा और आधुनिकता है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी है, ठीक है। किसके अभाव में कोई चीज मान्य नहीं होती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सी भाषा जनचेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता किसके द्वारा सूचित होती है, प्रामाणिकता किसके द्वारा सूचित होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक पद्यांश दिया जाए, क्या होगा, एक पूरा आपको पद्यांश दिया जाएगा, उस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक का मतलब वही है पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम क्या है, इसका शीर्षक क्या है, जो शीर्षक है वो है गीत। क्या है, शीर्षक है गीत। और इसके कवि जो है वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कविता का मुख्य भाव लिखिए। प्रस्तुत कविता में किस अलंकार की प्रधानता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को कौन डुबो रही है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है पद्यांश तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। कहत आते थे यह अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी हाय, यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो इस तरह आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। अगर ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक ही गद्यांश करना है, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो शीर्षक है वो है कैकेयी का अनुताप। क्या है, कैकेयी का अनुताप इसका शीर्षक है, ठीक है। और जो इसके कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है पुत्र पुत्र ही होता भले ही माता कुमाता हो जाए। ये कौन कह रही हैं, तो ये कैकेयी कह रही हैं। रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। कवि ने किसके पश्चाताप का वर्णन किया है, कैकेयी द्वारा किसका दृढ़ हृदय नहीं पहचाना गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आप 4 दिए गए हैं लेखक। 4 लेखों में से किसी एक लेखक का आप साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, रचना एवं काव्यगत साहित्यिक परिचय लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं। 4 में से आपको क्या करना है, 4 में से आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद है बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। और सत्य की जीत खंड काव्य का प्रमुख उद्देश्य अथवा द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप जो है अथवा द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आप पहले या तो खंड का प्रमुख उद्देश्य लिख सकते हैं या फिर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। ऐसे इधर बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है खंड खा। तो खंड खा में देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। यहाँ पर देखो आपको 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे। 2 संस्कृत गद्यांश आपके ही पाठ से होंगे, जो भी आपके गद्यांश वाले पाठ होंगे उनमें से दिया जाएगा, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना रहेगा।
इसी प्रकार खा में आपको जो है श्लोक दिए जाएंगे, 2 श्लोक दिए, 2 श्लोक में से आपको कोई एक श्लोक करना है, ठीक है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो श्लोक ज़्यादातर आप सिंपल याद करिएगा, जो छोटे श्लोक हो उनको याद करिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अंधे की लकड़ी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। आसमान टूट पड़ना, मतलब बहुत मुसीबत आना। आग बबूला होना, मतलब कि क्रोधित होना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ की नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत शिक्षा गुणवत्ती होती है वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। वर्तमान भारतीय नारी सम्मान स्वागत योग्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिन प्रतिदिन प्रखर होता जा रहा है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ उचित शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है? जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है। किस देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है? वो स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके लिखिए। तो इसका सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है। और इस सकल का अर्थ होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा होता है। अविराम का मतलब होता है बिना रुके। क्या होता है? बिना रुके, मतलब लगातार। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर होते। फिर से एक बार देख लीजिए। पहले वाले सकल का अर्थ है संपूर्ण, इस सकल का अर्थ है टुकड़ा। इसका है अविराम मतलब बिना रुके, लगातार। अभिराम मतलब सुंदर। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। नाग, श्रुति, मित्र, विधि। इसमें से किन्हीं एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द लिखिए जिसका पति आने वाला हो। तो जिसका पति आने वाला हो उससे लिखते हैं आगमिष्यत पतिका। क्या लिखते हैं? आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका, ठीक है। आगमिष्यत पतिका। जिसको जाना ना जा सके। क्या है? जिसको जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में आप अवश्य पधारें। दही खट्टा है, तो दही खट्टा है ये लिख सकते हैं, खट्टी है को हटा सकते हैं। इसके बाद श्रृंगार अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाएगा, तो इसे आप 100% याद कर लीजिए। यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट 13 क्वेश्चन है, अपनी गली की नलियों की सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र भी 100% आएगा, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर एक निबंध लिखिए। नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। तो यहाँ पर 4 टॉपिक आपको दिए गए, 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्लास 12 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को भी शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।